गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। एक चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। नाउ लेट अस सपोज दैट हियर इट इज अ पॉइंट वेयर वी आर हैविंग प्लस क्यू चार्ज। एक जो पॉइंट है यहाँ पर एक हमने प्लस चार्ज है क्यू, और हमारे पास पी एक पॉइंट है, लेट पी बी अ पॉइंट। यहां पर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने P पर लिया है विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। इस पॉइंट का नाम O दे दो, OP इज इक्वल टू x। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट E विदा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज and the direction of this electric field intensity is outward. It is radially outward. Now, according to Coulomb's law, अब ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट मींस इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड बट इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में देयर वुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल टू F किसके बराबर हो जाएगी? F हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q0 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q इनटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। व्हाई इट इज 1? बिकॉज़ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q0 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। and now what would be the direction of this F? The direction of this F will be along the electric field। यहां से इधर को होनी है, क्योंकि हमने मान करके ये चले थे कि जब जहां पर पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है, तो इसलिए ये F जो होगा इसकी डायरेक्शन किधर होनी है? उस तरफ होगी। Now let us suppose that this unit positive charge is displaced through a very small distance or displacement, it is point Q, और यहां से लेकर ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये है dx। Suppose that this unit positive charge is displaced by a small displacement dx from P to Q without any acceleration against the electrostatic force। अगर ऐसा होगा तो अब मान लो O से लेकर के Q तक का जो दूरी है हमारी, ये दूरी, इसको मान लेते हैं हम R। तो यहां से जब इधर इतने हम आए हैं तो इसका वर्क डन कितना होएगा? व्हाट वुड बी वर्क डन? एंड सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to Q is given by dW is equal to F into ds का आ जाएगा F dot dx, F dot dx। ओके, दिस वे। तो इज इक्वल टू F into dx। अब F किधर है और dx किधर है? F हमारा है इधर और dx है इधर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री एंड देयरफॉर इट वुड बी cos 180 डिग्री and it will be equal to minus F into dx because why? Because cos 180 degree is equal to -1। तो is equal to तो ये किसके बराबर हो जाएगा? F की वैल्यू यहां से लगा लो फ्रॉम इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर into dx। ये आ गया आपका dW। It is the small amount of work done in displacing the unit positive charge from point P to Q against the electrostatic force। अब हम क्या करेंगे? हमने P से लेकर के Q तक उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, ये हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना है इन्फिनिटी से लेकर के Q तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क डन in displacing this unit positive charge from infinity to
distance r will be, it will be given by, or it can be calculated by integrating this equation. Suppose this is equation 2, integrating this equation 2 between the limits infinity to r, and therefore ये इसको इंटीग्रेट करेंगे हम dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से लेकर के कहां तक लाना है r तक, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx। इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो बस हमारा क्वेश्चन निकल जाना। इसमें से आप क्या करें, आप यहां में से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लें और वेरिएबल अंदर रहने देंगे। तो अब ये x स्क्वायर और dx अंदर रहेगा, बाकी सारा सामान बाहर आ जाएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से r 1/x स्क्वायर इनटू dx। अब आप जानते हैं, अगर आपने 11th का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से अगर आपने किया है तो इंटीग्रेशन आप बड़े अच्छे से निकाल पाते होंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसे का वैसे इनटू आप जो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने कल भी बात की थी, पिछले चैप्टर जो आपको हमने वीडियो भेजा था आपसे, हमने पिछले में भी ये बात की थी कि ये कैसे हो सकता है। x रेज़ पावर 2 है, ऊपर जाएगा x रेज़ पावर -2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n इज इक्वल टू x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, दैट इज व्हाई इट वुड बिकम -1/x, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो कहां से है, इंफिनिटी से r तक। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो सकता है, ठीक है जी, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 1/x की जगह पहले r फिर इंफिनिटी, ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1/r, why? Because 1/infinity is equal to 0 होता है, and that is why it is equal to 1/r। तो w is equal to q into जो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 1/r। ये आ गया वर्क डन, कितना हमको करना पड़ा, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के q पॉइंट तक लाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमने पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी, उस समय हमने कहा था कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इट मींस दिस वर्क डन is called as the potential if the potential at point q is denoted by the letter v, then v is equal to w and it is equal to q divided by 4 pi epsilon 0 into r। तो ये आ गई आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, एक चार्ज के कारण। वो एक चार्ज क्या था हमारे पास, q0, एक ही चार्ज था। तो q0 नहीं था, इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमने निकाला है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से क्या हम इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकते हैं, इससे हम एक तो ये बात ड्रा कर पाएंगे ये चीज, अगर ये q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर ये q नेगेटिव है तो ये v जो है हमारा पोटेंशियल ये भी नेगेटिव होगा। दो बातें। एक बात और बात यहां पर देखें आप, ये r हमारे पास आ रहा है, r पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हो गया अगर जैसे हमारे पास एक ही पॉइंट यहां पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां से हर तरफ स्फेरिकली हर तरफ जा रही थी, ऐसे जा रही थी हर तरफ ऐसे। तो हमने तो इस लाइन पे निकाला है सिर्फ, इसका मतलब है ये क्यू यहां से यहां तक अगर r है तो r की रेडियस के बराबर इस पॉइंट से अगर एक हम स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो उस स्फीयर के ऊपर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू यही होनी है। इसका मतलब ये हो गया
कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसलिए आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम आपको कल कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कहो कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक कैसे हो गया। तो उसका कारण बच्चों यही है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना कि एक सिंगल चार्ज है, उसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्फेरिकली निकल रही हैं, और चूंकि r की दूरी पर हमने पोटेंशियल निकाला है तो वो r की दूरी इसमें हर जगह एक जैसी होगी। इसलिए the value of electric potential at a distance of r from this charge will be same on the surface of a sphere which is having a radius r, and that's why we say that it is spherically symmetric. अब इसके बाद एक और इसके साथ ही मिलता जुलता सब टॉपिक है कि ये तो था कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अगर चार्ज ज्यादा होंगे तो क्या हो सकता है। तो इसके साथ ही मिलता जुलता है, लेट अस ट्राई कि इफ आई एम हैविंग अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सपोज कर लो ये पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और ये आ गया Q1 एक चार्ज है, ये Q2 एक दूसरा चार्ज है, ये Q3 तीसरा चार्ज है, ऐसे ही काफी सारे चार्ज हैं, और ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं Qn तक, मतलब Qn तक है, सपोज कर लो ये Qn आ गया, हाँ जी। अच्छा, तो इनकी दूरी जो है, तो जो ये जो P से लेकर Q1 तक दूरी R1, P से लेकर के Q2 तक दूरी R2, P से लेकर के Q3 की दूरी R3, ऐसे ही चलते हुए जे Qn अगर है तो P से लेकर Qn की दूरी Rn है, ये हमने मान लिया। अब अभी भी हमने किया है कि अगर एक Q1 चार्ज है, वहां से R1 की दूरी पर एक पॉइंट P है, तो इस P पर the value of the electric potential is given by, अब सपोज कर लो Q1 के कारण जो P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सपोज इट इज V1, and then the value of the potential at P due to the charge Q1, V1 जो होएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 divided by R1 होगा जी, into charge divided by distance। अच्छा, ऐसे ही in the same way the potential at point P due to this charge that is Q2, it will be given by V2, और ये होगा किसके बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 into Q2 divided by R2 होगा। इसी तरीके से Q3 के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, it will be given by V3 in the same way, और ये होगा 1 by 4 pi epsilon 0 into Q3 divided by R3, और इसी तरीके से and so on, इसी तरीके से इस Qn जो हमारा चार्ज है, इसके कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये होगा Vn, it will be equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Qn divided by Rn। ये आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पर अलग अलग एक एक चार्जेस के कारण। आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था फोर्सेस का, तो इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स भी होता है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स, ये बात कहता है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल काफी सारे पोटेंशियल्स हैं, तो एक जगह पर नेट पोटेंशियल काफी सारे चार्जेस के कारण कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, कि अलग अलग चार्जेस के कारण एक जगह पर जितना इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा उन सबको अलजेब्रिक सम कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इसलिए इसमें वेक्टर की बात नहीं, इसलिए सीधा इसमें है अलजेब्रिक सम। एंड
So according to principle of superposition of principles, the net potential at point P due to all these charges is given by, suppose V is the net potential at point P due to all these charges, then V will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on plus Vn। ऐसा ही होगा। अब V1 V2 V3 आपके पास है, बस इनको जमा करना है। तो V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 बाय R1 प्लस V2 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस सो ऑन कर दें और प्लस लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Qn डिवाइडेड बाय R। इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा? इसमें से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू यहां बचेगा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस सो ऑन प्लस Qn डिवाइडेड बाय Rn। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको मैथमेटिक्स में बड़े आसानी तरीके से एक टर्म आती है सिग्मा, कि इन सबको हम जमा करके तो एक सिंगल टर्म की मदद से ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, अंदर लिखेंगे Qi डिवाइडेड बाय Ri, कि जब I की वैल्यू 1 है तो इट इज इक्वल टू Q1 बटे R1, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद I की वैल्यू 2, यह आ जाएगा Q2 बटे R2 प्लस सो ऑन। ऐसे I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, and when the value of the I will be equal to 1, then the value of this term inside the bracket will be Q1 divided by Rn, and so this is the expression for the net electric potential at a point ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस हों उनके कारण एक जगह पर कितना पोटेंशियल है, अगर ये निकालना पड़ जाए तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। अब एक बात और आती है थोड़ी सारी दिमाग में है कि क्या हमारे लिए ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक जगह एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स, मतलब पोजीशन वेक्टर के शक्ल में, उस रूप में हम एक जगह हम निकाल पाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पॉइंट ओरिजिन O हो गया, और यहां हमारे पास Q1 है, ये Q2 आ गया, ऐसे ही Q3 आ गया, यहां पर ऐसे ही अलग अलग चार्जेस थे। और लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 is R1, the position vector of Q2 is R2, the position vector of Q3 is R3, and so on, and let P be a point here। हम यहां मान लेते हैं P एक पॉइंट है जहां पर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, and let the position vector of P be R0। नो, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जगह पर किसी एक चार्ज के कारण कितना होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कहां का आएगा, जहां पर हम पोटेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल चार्जेस। हम एक पहले लेकर के चलते हैं Q1 के कारण, ऐसे ये पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए।
ये एपी पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए। तो एपी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? आपने 11th में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसकी डेफिनेशन आपको शायद याद होगी, नहीं तो मैं रिमाइंड करवा देता हूं। उसमें आपने पढ़ा था इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल to represent the two vectors in magnitude as well as direction in the same order, then the third side of the triangle taken in opposite order represent the magnitude as well as direction of the addition of these two vectors, or the vector which is equal to the addition of these two vectors. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर OAP एक ट्रायंगल है, इसमें OA प्लस AP इज इक्वल टू OP होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स। मैं ऐसे यहां पर रफ में कर देता हूं, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP होना चाहिए। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब क्या हो गया? OA का पोजीशन वेक्टर क्या है? OA का पोजीशन वेक्टर R1 प्लस AP हमको निकालना है, इज इक्वल टू OP है, OP का पोजीशन वेक्टर R0। अब यहां से AP हम निकाल सकते हैं। AP किसके बराबर आ जाएगा? R0 माइनस R1। मतलब कहने का हो गया कि इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स जो AP था, AP इसका जो पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर की शक्ल में हम कैसे लिख पाएंगे? R0 माइनस R1। So here I may write, अब क्या मैं यहां लिख सकता हूं इसकी जगह कि V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 divided by magnitude of R0 minus R1। ये आ गया। तो ये आ गई वैल्यू आपकी किसकी? V1 की। मतलब कि P पॉइंट पर Q1 के कारण इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 divided by R0 minus R1 वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड। कहीं इसको, क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस माइनस में नहीं लिखेंगे, हमको मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इन द सेम वे जो Q2 है, ये Q2 है, ये P है, तो यहां से ऐसे आ जाएगी इधर को, और ये अगर पॉइंट B है, AP जैसे निकला था वैसे ही BP निकलेगा। AP में यहां R1 था, यहां R2 है, ये तो सेम है, तो इसका BP जो आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा? R0 माइनस R2 आ जाना। तो ये V2 की वैल्यू किसके बराबर आनी है? 1 by 4 pi epsilon 0 into Q2 divided by R0 minus R2 ऐसे। इसी तरीके से V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 4 pi epsilon 0 into Q3 divided by magnitude of R0 minus R3 and so on। ऐसे ही अगर Vn की निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon 0 into Qn divided by R0 minus Rn। तो अब according to law of superposition of potentials, the net value of V will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on plus Vn। तो ये इसी तरीके से जैसे यहां हमने किया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 by 4 pi epsilon 0 into sigma I is equal to 1 to n into Qi आ जाएगा Qi, because Q is equal to 1 2 3 4 up to n divided by magnitude of R0 तो वैसे का वैसे सभी में है, इससे कोई चेंज नहीं, और माइनस R I आ जाएगा क्योंकि R1 R2 R3 and so up to Rn, and this will be the value of the electric potential at a point due to
अ नंबर ऑफ चार्जेस, जब बहुत सारे चार्जेस हों उनके कारण एक जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू single charge, as well as if you are having a number of charges or a group of charges or a system of charges। और जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हों तो आपको उनके सिंपल जो उसका डिस्टेंस है उसकी शक्ल में भी आप लिख पाएं, और अगर आपको पोजीशन वेक्टर की शक्ल में आपको लिखना पड़ जाए तो तब भी आप लिख पाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेरीज का, आपके कंफ्यूजन्स का, आपके जो उलझन आपके दिमाग में आए किसी भी स्टेप के लिए उनको हम दूर कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Stay home, stay safe.